भाई साहब हम गोंडा में हैं और गोंडा आने का मकसद चुनाव ही है। और गोंडा की राजनीति की अगर बात करें तो हाल फिलहाल में हमने देखा है कि दो ही परिवारों के इर्द गिर्द ये गोंडा की राजनीति घूमती है। एक तो है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका परिवार, उनके बेटे विधायक में है प्रतीक भूषण गोंडा सदर से, और दूसरे उनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं सूरज सिंह, जो कि भतीजे हैं पंडित सिंह के। पंडित सिंह इस क्षेत्र के बड़े नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो 6 बार के सांसद है लगातार, एक बार खाली हारे थे बीच में। तो हम यहाँ पर आए तो भाई साहब ने पता किया कि किससे मिले, तो थोड़ा किस्से कहानियाँ सुनने को मिले और ये राजनीति दो परिवारों के इर्द गिर्द क्यों रह गई है। तो हमारे साथ दीनानाथ त्रिपाठी जी हैं, वकील साहब। दीनानाथ जी, सबसे बड़ा इतिहास में जानना चाहूँगा कि इनकी शुरुआत कैसे हुई, पंडित सिंह की, ब्रजभूषण शरण सिंह की। पंडित सिंह ने जो पहला चुनाव लड़ा 91 में, उसके बाद में जो दूसरा चुनाव लड़ा वो समाजवादी पार्टी से लड़ा। दूसरा चुनाव लड़े तो जीते, फिर तीसरा चुनाव भी वो जीत गए, मंत्री भी बने, बीच में 2 चुनाव हारे। पंडित सिंह ने के अंदर जो गुण था वो गुण ये था कि वो मिलनसार थे। महलों में और कुछ घरानों में जो कैद थी राजनीति, उसको उन्होंने गोंडा की सड़कों पे साधारणीकरण कर दिया, उतारने के। ऐसे क्या बाहर के लोग जो है वो चीज़ समझ नहीं पाएंगे कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि पहले राजा महाराजाओं वाला। थोड़ा सा मुझे हिस्टोरिकल फैक्ट्स थोड़ा बता दीजिए कि राजा महाराजाओं या क्या ऐसा यहाँ पर चलता था जो आप कह रहे हैं कि पंडित सिंह ने सरलीकरण किया। आज़ादी के बाद यहाँ राम रतन गुप्ता और डांडेकर लड़े, चुनाव जीते और हारे, बाहर से आए थे। उसके बाद दूसरे चुनाव में भी बाहर से आए लोग लड़े। आनंद सिंह यहाँ पहला चुनाव, मनकापुर जो तालुकेदारी है, आज के ज़माने में उसको हम राजशाही कहते हैं या राजा के रूप में संबोधित करते हैं, वो लड़े। आनंद सिंह राज परिवार से, स्वतंत्र पार्टी से वो लड़े जब कांग्रेस टूटी थी। उसके बाद वो चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद पूरी राजनीति उस महल के अंदर गोंडा की कैद हो गई। जिसको चाहा उन्होंने टिकट दिलाया, जिसको चाहा उसको जिताया। उसके बाद आज के जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, ये पहला चुनाव एमएलसी का लड़े, एमएलसी का चुनाव हारे। फिर भाजपा का चुनाव लड़े, राम लहर थी, उसमें चुनाव ये जीते। उसके पहले ये सारा काम आनंद सिंह के चुनाव का करते थे, ब्रजभूषण शरण सिंह। लेकिन इनको लगा कि हम इनके लिए करते हैं तो हम भी एमपी एमएलए हो सकते हैं, लड़े, चुनाव जीते। चुनाव जीतते आ रहे हैं। बीच में इनकी पत्नी भी एक बार केतकी सिंह थी, गोंडा से जब ये टांडा में बंद थे तो ये उनकी पत्नी भी जीती। उसके बाद एक चुनाव ये हारे और सारे बलरामपुर, गोंडा, कैसरगंज, इन तीनों संसदीय सीट से लगातार घूम फिर के आज भी सांसद हैं। पिछला चुनाव जो 17 का लड़े इनके पुत्र प्रतीक भूषण, वो यहाँ चुनाव जीते। और आज फिर वही, चूँकि पंडित सिंह मंत्री हुए, उनकी दबंगई पूरा प्रदेश जानता था, इस नाते 2 खेमों में बट गई और दोनों खेमा नवाबगंज का है। ये हम कहें आज का तरफगंज विधानसभा और उस समय के डिक्सिर, वहाँ के दोनों लोग निवासी हैं और दोनों के घर में 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है। गोंडा की राजनीति इनके दोनों लोगों के बीच कैद हो गई। क्यों कैद हो गई? शुरुआत में बता दीजिए, हमेशा बात होती इनकी अदावत की। हालांकि बीच में हमने देखा कि जब पंडित सिंह नहीं रहे तो उनकी अर्थी को कंधा दिया ब्रजभूषण ने, और उससे पहले जब मंत्री बने थे 2003 के दौर में, उस समय इनको हम एक बात अगर कहें, आपकी बात को काटते हुए जी, एक बात अगर हम कहें कि राजनीति में और व्यापार में अदावत नहीं होती,
ब्रिजभूषण शरण सिंह को समाजवादी पार्टी से लाने वाले पंडित सिंह, ठीक बात, और लड़ाया और सांसदी जिताया पंडित सिंह 2009 में। तो हम ये समझते हैं कि कोई लड़ाई नहीं है, राजनीति में अदावत का कोई जगह नहीं है। लेकिन आज की तारीख में तो पंडित सिंह पर जो गोली चली थी 90s में, उसका आरोप तो इनके ऊपर था, ब्रिजभूषण। अब पंडित सिंह पर जो गोली चलाने वाले लोग थे, पंडित सिंह के ऊपर जो गोली चली वो लाद के लेके यहाँ से ले जाए गए, मुलायम सिंह हेलीकॉप्टर भेजे, उनकी ज़िंदगी बच गई। और उस ज़िंदगी के बचने के बाद वो समाजवादी पार्टी में वो मुलायम सिंह के परिवार के भक्त, वही नहीं उनका परिवार भी आज भी है। इसको कहने में किसी को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। गोली जिस ढंग से लगी थी और चली थी, वो कहीं ना कहीं उस समय अदावट थी। लेकिन जब राजनीति में वही व्यक्ति जो गोली से हलाक हुआ, मारा गया, मरणासन्न हो गया, वो तो बच गए सरकार होने की वजह से, वही उस आदमी को जिसके ऊपर आरोपित है वो ला के और पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाता है अपने साथ, तो फिर राजनीति में अदावत कहाँ रह जाती है दोनों में। मरने के बाद कंधा भी देते हैं। पंडित सिंह के बड़े भाई ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के साथ ठेकेदारी किया करते थे। रविंद्र सिंह जिनके लड़के हैं सूरज, तो परिवार तो दोनों पहले एक था। तो हम ये समझते हैं दोनों में अदावत कुछ नहीं है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और व्यापारिक प्रतिद्वंदिता हो सकता है कि हम आपसे ज़्यादा धन कमा लें कि आप हमसे ज़्यादा धन कमा लें, ये तो हो सकता है। लेकिन राजनीति में कोई प्रतिद्वंदिता नहीं। इस राजनीति को इन लोगों को उदय कैसे हुआ? आपने बताया कि आनंद सिंह के साथ रहते थे, जो राज परिवार के थे ब्रिजभूषण, और पंडित सिंह क्या करते थे? उनका उदय कैसे हुआ? पंडित सिंह शुरुआत में छोटा मोटा चुनाव में हिस्सा लेते थे। 91 का चुनाव, 90-91 में जो चुनाव हुआ, पहला चुनाव इन्होंने जो लड़ा वो हम इंडिपेंडेंट ही कहेंगे, लेकिन छाप लोग ये कहते हैं कि शिवसेना से चुनाव लड़े थे। राजनीति में इन्होंने पदार्पण किया। इनका संपर्क मुलायम सिंह से हुआ और मुलायम सिंह के साथ ये रह के धीरे धीरे इनका राजनीति में उदय हो गया। और राजनीति में उदय होने के बाद आज की तारीख में पूरा का पूरा परिवार राजनीति में अपने को स्थापित करने में लगा हुआ है। पंडित सिंह का उदय का रास्ता ये है। उसके पीछे रविंद्र सिंह का भी अपना एक, इनके बड़े भाई का भी इतिहास है, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी था, सूरज सिंह के पिता, कि वो डरते नहीं थे। उनके बारे में ये है कि वो डरते नहीं थे। और ये जो बात कही जाती है कि गोली ब्रिजभूषण पर चली थी, सामने वो आ गए रविंद्र सिंह, इसलिए उनकी हत्या हुई, मौत हुई, ये हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। कहानी जानना चाहता हूँ। हाँ, किससे क्या चलते हैं? मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन ये कहानी तो है कि गोली चली और बीच में आए, गोली इनको लग गई। उसके बाद दूसरी घटना, यहाँ जो बड़गांव पुलिस चौकी है उस पर एक घटना घटी, जिसमें एक लड़का इब्राहिम का पोता या कौन था वो मारा गया। वह भी लोग कहते हैं कि इन्हीं लोगों से जुड़े हुए लोग थे। आए और मारपीट हुई, एक लड़का उसमें हताहत हुआ, मारा गया। ये है इस जिले की पूरी कहानी। अच्छा, ये आनंद सिंह के साथ रहते थे, ब्रिजभूषण आप कह रहे साथ रहते थे? हाँ बिल्कुल रहते थे। अलग कैसे हो? वो तो कांग्रेस में, हम ये बीजेपी से कैसे? असल में नवाबगंज में प्रमुखी का चुनाव हुआ, गन्ना डायरेक्टरी का चुनाव हुआ। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी लड़े और आनंद सिंह ने इनको हरा दिया। खुन्नस वहाँ से शुरू होती है, और जब वहाँ से शुरू होती है खुन्नस, तो इन्होंने ये समझ लिया कि अब यहाँ हम राजनीति में हमारा कोई उदय नहीं हो सकता है। फिर इंडिपेंडेंट होके इन्होंने राजनीति शुरू की और भाजपा के मदद से उस समय जो पंचायतों के द्वारा एमएलसी का चुनाव होता है, उस एमएलसी के चुनाव को लड़ा और ये हार, इनका पदार्पण हो गया। इनको एमएलसी का चुनाव लड़ाने वाले, इनको एमएलसी के चुनाव में स्थापित करने वाले
हमारे बीच में अब नहीं हैं, मरहूम बन्ने भाई थे। मरहूम बन्ने भाई, फजलुल बारी उर्फ बन्ने भाई उर्फ विधायक, उन्होंने लाके चुनाव लड़ाया था, क्योंकि विपक्ष का कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था। ये चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद विपक्ष को या विरोधी जो लोग थे, आनंद सिंह के खिलाफ किसी न किसी आदमी की ज़रूरत थी। लोग इकट्ठा हुए, चुनाव ये जीते। इनकी स्थापना ऐसे हो गई। तो इनको इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि राज परिवार के खिलाफ एक आम, हाँ, राज परिवार के खिलाफ ये लड़ सकते हैं। ये वैसा ही हो गया जैसे कि रामपुर में आजम खान ने हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही। गरीबों का लड़का और राज परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, ऐसा कुछ यही इसी तरीके से प्रोजेक्ट किया गया। आज राज परिवार भी उसी दल में है और ये भी उसी दल में है, दोनों एक साथ। तो हम ये समझते हैं कि ना उस राज परिवार के समझ में कोई फर्क है और ना इनकी समझदारी में कोई फर्क है। दोनों अपने चंगुल में गोंडा की राजनीति को कैद रखना चाहते हैं। इससे कैद है क्यों रखना चाहते हैं, तो है क्यों? मतलब गोंडा में और राजनेता है और राजनीतिक दल हैं। नहीं, राजनीतिक दल है और नेता क्यों नहीं उभर पा रहे? और नेता इसलिए नहीं उभर पा रहे हैं कि धन बल और बाहुबल राजनीति में अगर हावी हो जाए और धन बल और बाहुबल के साथ अगर धार्मिक और मजहबी उन्माद शामिल हो जाए, तो जो अच्छी राजनीति करना चाहते हैं वो फिलहाल उस राजनीति में स्थापित नहीं हो सकते हैं। धन बल की दशा ये हो जाती है कि लगातार सैकड़ों की संख्या में अपने लोगों को लगाकर धन बल का अगर उपयोग चुनाव में किया जाएगा, तो जो साधारण ढंग से चुनाव लड़ना चाहता है बाबू अनुग्रह नारायण सिंह की तरह से, वो नहीं लड़ पाएगा, कतई नहीं लड़ सकता है। अनुग्रह नारायण सिंह का क्या किस्सा बताना चाहते हैं? अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में अभी यह है कि वो स्कूटर से ही चुनाव लड़ रहे हैं, पैदल चुनाव लड़ रहा है आदमी। किस पार्टी से? पार्टी तो मैं नहीं जानता किस पार्टी से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके बारे में यह है कि शायद सत्ता पक्ष के खिलाफ ही उनका चुनाव रहता है, क्योंकि वो लोहियाइट हैं, समाजवादी हैं। अनुग्रह नारायण सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं छात्र संघ के, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष तमाम सारे लोग प्रगतिशील रहे हैं, चाहे अखिलेंद्र प्रताप सिंह हो, चाहे लाल बहादुर सिंह हो, चाहे अनुग्रह नारायण सिंह हो, तमाम एक फेहरिस्त। तो उस समझदारी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। धनबल और बाहुबल आ गए। धनबल, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा कि भाई दो परिवारों को जिक्र किया, पंडित सिंह जो कि समाजवादी पार्टी में प्रमुख नेता रहे, सरकार रही, मंत्री भी रहे, इस तरीके से ये 6 बार से सांसद है और भारतीय जनता पार्टी में है। तो गोंडा में 2 बड़े नेता रहे, 2 प्रमुख पार्टियों से जिन्होंने राज किया देश पे, प्रदेश पर, तो इनके रहते गोंडा का क्या विकास हुआ? सबसे पहले तो पंडित सिंह के बारे में जानना चाहूँगी, उनके रहते क्या गोंडा को क्या मिला, इन लोग के 2 बड़े नेताओं से गोंडा को क्या मिला? अगर मैं ये कह दूँ एक शब्द में कि गोंडा विकास के रूप में इनका सबका तो विकास हुआ है, लेकिन ना नौजवानों के लिए, ना पब्लिक के लिए, ना आम आदमी के लिए कोई ऐसा विकास नहीं हुआ कि जो गोंडा विकास के क्षेत्र में अपना कहीं प्रदेश में स्थान रखता हो। जैसे आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी गोंडा के इर्द गिर्द में कोई भी औद्योगिक इकाई नहीं है, कोई औद्योगिक इकाई नहीं है। अगर कोई औद्योगिक इकाई यहाँ है, बनी भी, तो वो गन्ना मिलें हैं। गन्ना मिलों से बहुत ज़्यादा किसी नौजवान को सार्थक रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ कोई भी आज तक औद्योगिक इकाई नहीं स्थापित की गई। हाँ, इन लोगों ने अपने विकास को बखूबी बढ़ाया। हम एक सवाल सिर्फ करते हैं लोगों से, 5 करोड़ रुपए पर साल हर साल सांसद को मिलता है, 2.5 करोड़ रुपए आसपास विधायक को मिलता है। अगर इस रुपए को खर्च कर दिया जाए एक पार्लियामेंट सीट पर, तो जितने दिन से मिल रहा है, लगभग 25 से 30 वर्ष हो गया, नरसिम्हा राव के ज़माने से चल रहा है। अगर ये सांसद और विधायक निधि खर्च कर दी जाए, तो हमारे ख्याल से 10 वर्ष बाद
चाहे गोंडा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का या देश का कोई हिस्सा हो, उस जिले में सड़क, गली, नाली, पुल और जल की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये तो हुआ नहीं। अब जब ये नहीं हुआ तो हम कैसे कह दें गोंडा का विकास हुआ? चाहे वो समाजवादी पार्टी वाले पंडित सिंह हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हम इसको कहने में मुझको कोई गोंडा का विकास नहीं हुआ। सड़कों का पैसा आया, सड़कें बनी, उखड़ गई, तो वो तो हम निर्माण नहीं करेंगे, उसको विकास हम नहीं कहेंगे। व्यक्तिगत रूप से किसी ने इकाई लगा दिया अपना राइस मिल वगैरह, तो उसको हम नहीं कहेंगे विकास। विकास जब तक सरकारी संस्थान या सरकार की तरफ से कोई उद्योग नहीं लगता है, कोई प्रोजेक्ट नहीं लगता है, तब तक उसको विकास नहीं कहा जाएगा। हमारी ऐतिहासिक धरती है। पहली लड़ाई 10 फरवरी 1857 को गोंडा के महाराजा देवी बकत सिंह के सिपे सालार और महाराजा देवी बकत सिंह लमती लोलपुर से लेकर और तुलसीपुर तक लड़ाई लड़ी है, और उनके सिपे सालार थे फजल अली। आज भी इतिहास गवाह है कि मुड़कटवा बाग तुलसीपुर में जरवा के पास आज भी है, जहां कर्नल बॉयलो सहित तमाम अंग्रेजों का सर काट के और फजल अली ने पेड़ों पे टांग दिया था। तो नाम लेवा नहीं है। ऐसी धरती का कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, एक चीज का विकास हुआ है, जितनी जमीन नजूल की है उसको कब्जा कर लो, गली कब्जा कर लो, तालाब कब्जा कर लो, ये सारी चीज कब्जा कर लो, कब्जा करके अपना विकास कर लो। इसका विकास हुआ? और तो हमारे समझ से कोई विकास नहीं हुआ। टीबी टावर पहला वकीलों ने लड़के लिया, ओवर ब्रिज बलरामपुर का वकीलों ने लड़के लिया, गैस एजेंसी वकीलों ने लड़के लिया, कमिश्नरी हमारी यहाँ बनी हुई है, वकीलों ने लड़के लिया। ये सारी चीज वकील अपने आंदोलन से, अधिवक्ता अपने आंदोलन से हासिल किए हैं। मगर फिर लगातार जीत कैसे रहे लोग? मैंने बता दिया, अगर आप कह रहे हैं कि भाई धन बल, बाहुबल, धार्मिक और मजहबी उन्माद, तो जनता इनसे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही इन चीजों से? जनता इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है कि आज भी गोंडा की साक्षरता मैक्सिमम 55 से 60% है, और गुर्बत की जिंदगी जीने वाला आदमी पढ़ाई लिखाई में उसको अच्छी शैक्षिक योग्यता ना होने के नाते वो धार्मिक और मजहबी उन्माद में बह जाता है। आप अभी किसी भी ग्रेजुएट आदमी से पूछ लीजिए, संविधान के बारे में तमाम चीज़ों जानता नहीं। हमारे ही जिले में तमाम विधायक के जो कैंडिडेट हैं वो एमएलए का फुल फॉर्म नहीं जानते। राजनीति के बारे में ABCD किसी को बताया नहीं जाता है। आप बताइए विकास कैसे होगा? हम एक सवाल सिर्फ करते हैं। फ्री में राशन दिया जा रहा है, ठीक बात है, लेकिन उस फ्री में राशन देने के कारण 1950 रुपये कुंटल का धान 901,000 में बिका है किसान का। विकास संभव है? किसान का विकास संभव है? और हम ये कहते हैं आप कहीं भी चले जाइए। सुबह एक बात हो रही थी, एक आया था किसान, वो कह रहा था 11 बजे से लेकर 2 बजे रात तक हम अपने खेत की रखवाली किए हैं 3 बीघे की, और 2 बजे रात को घर के सोने चले आए, सवेरे देखा जाके 1 बीघा चट। तो ये समस्या है। और गोंडा जनपद, गोंडा का शहर, ये कृषि पर आधारित है, खेती पर आधारित है, बाजार भी खेती और कृषि पर आधारित है। और इसका अगर वाजिब मूल्य नहीं मिलेगा, दाम नहीं मिलेगा, तो फिर गोंडा का विकास, शहर का विकास, औद्योगिक नगरी है नहीं, संभव नहीं है। तो ये मुद्दे बनते हैं जो आप चीजें बता रहे हैं कि सारे मुद्दे बनाए जाते हैं। मुद्दे वोट के लिए बनते हैं, वोट पे कन्वर्ट होते हैं। वोट के लिए मुद्दे हम लोग जाएंगे कहीं, ये बात करते हैं, लेकिन जब पीएमओ से लेकर पीएम से लेकर और गोंडा के सांसद और विधायक तक जो मीडिया आजकल गोदी मीडिया है, अडानी और अंबानी ने, सुभाष चंद्रा ने, इन लोगों ने
सारे चैनल खरीद लिए हैं तो निश्चित रूप से गोदी मीडिया उस चीज़ों को परोसना नहीं चाहती है। सोशल मीडिया पर अगर कोई बात ना आए, कुछ चैनल्स हैं, आपका ये लल्लन टॉप भी है, हमने भी बताया आपको कि मैं सुनता हूँ इसको सोशल मीडिया पर। रवीश जो आपके लगता है कि आपको भी वो पसंद, आप उनको पसंद करते होंगे, वो आपको पसंद करते होंगे, क्योंकि सच्चाई परोसने वाले लोग ही पसंद करेंगे। पुण्य पर शून्य वाजपेयी हैं, अभिसार शर्मा हैं, ये सारे लोग अगर सोशल मीडिया पे सही बात न दें तो आज 23,000 करोड़ रुपया चला गया है, कोई गोदी मीडिया कह रहा है। अभी तक ये कह रहे थे कि उसका पता ही नहीं है, अब आज पता चला कि वो सिंगापुर में है। सिंगापुर में है, किस देश में कोई पता ही नहीं है। ये पैसा किसका? गोदी मीडिया तो कुछ दे ही नहीं रही है, वो तो गोद में बैठी हुई है। वो एक बात बोलेंगे, 86 को 46 बोलेंगे, सोशल मीडिया बता देगी अमित शाह का, लेकिन गोदी मीडिया तो एक दिन नहीं बताती। कि बताती है? नहीं बताती ना। आपकी सोशल मीडिया बता देगी, लेकिन जो गोदी मीडिया है, जो हर घर में सुना जाता है, वो तो नहीं बता रही है। तो पड़ोस जो रहे हैं, जनता उसी को सुन रही है। वो समझती है ये जो कह रहे हैं यही खुदा। कैसे बदलेगा इसे? यह बदलेगा जन आंदोलनों से। हम अक्सर अपने साथियों से कहते हैं, सबसे कहते हैं कि राजनीति को पढ़ो, ये पढ़ने की चीज़ है। पढ़ो, तर्क करो लोगों से। राजनीति एक ऐसी विकृत चीज़ हो गई है जहां धार्मिक आस्था का कहीं कोई स्थान नहीं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि धर्म पवित्र चीज है और राजनीति हशीश बेचने वाला, कोकीन बेचने वाला, मर्डर करने वाला, डकैती करने वाला, लूट करने वाला, बंटवारी करने वाला, कमीशन खाने वाला, सांसद निधि और विधायक निधि डकारने वाला, ये राजनीति में हावी है। तो इसका जवाब तो बिना पढ़े नहीं दिया जा सकता। इनके अलावा और कौन राजनीति में है? और जब धर्म तो को लोग चुनते क्यों हैं? लोग चुन क्यों लेते हैं ऐसे लोगों को? हमने बता दिया कि पढ़ाई लिखाई का स्तर और सोशल मीडिया ये सुनाती है। आप हमको बताइए, कोरोना में जितना सोशल मीडिया ने परोसा है, क्या वो सही है? वो गोदी मीडिया ने, क्या वो सही है? सोशल मीडिया पे तो तमाम सारी चीज़ें आई हैं। सोशल मीडिया पे तो तमाम सारी चीज़ें आई कि कोरोना की असलियत क्या है। मीडिया से माइंड को मेकअप करो। मीडिया जो कहे उसको परोसते रहें, उससे आम आदमी का माइंड मेकअप हो जाएगा। क्या ऐसा भी कभी देश में था कि एक आदमी जो चाहे ऐलान कर दे वो पूरा देश मान ले? ऐसा भी कभी था? ऐसा भी कभी था? आप बताइए हमको। नहीं था ना। आज क्यों ये स्थिति है? आज काहे ये स्थिति है भाई? अंत में आपसे मैं गोंडा की तमाम बातें हुई, विकास को लेकर क्या है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए? जो भी सरकार बनती है, जो भी नेता बनता है, चुनाव में जीतता है। चुनाव में सबसे पहला मुद्दा जो एजुकेशन पॉलिसी है, उस एजुकेशन पॉलिसी को मजबूत करके हर लड़के को, हर बच्चे को कम से कम ग्रेजुएशन तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उसके साथ जो हमारा आईन है, संविधान है, इसको पूरी तरीके से पढ़ाने की व्यवस्था की जाए, सोचने और समझने की व्यवस्था की जाए। एक तो ये। दूसरा, गोंडा के अंदर औद्योगिक विकास किया जाए, औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाए। यहाँ जैसे कागज़ का कारखाना, हम गन्ना उत्पादन करते हैं, कागज़ का कारखाना, दफ्ती का कारखाना, वुड का कारखाना, ये सारे कारखाने यहाँ बन सकते हैं। एक कारखाना बनेगा, 1000 आदमी अंदर काम करेगा, 10,000 बाहर पाएंगे रोजगार। तो औद्योगिकरण किया जाए। दूसरा, चाहे धान है चाहे गेहूं है, इनके भंडारण की और इनमें प्रोसेसिंग का प्लांट लगाया जाए, जिससे किसान को फ़ायदा हो। दूसरा, किसानों को जो दुधारू पशु हैं उनको संरक्षित किया जाए, और जो दुधारू पशु नहीं हैं
उनको पालने के लिए और बेचने के लिए सरकार व्यवस्था करे, विकास होगा, विकास का जाल बिछ जाएगा, क्योंकि उनको अच्छा दाम मिलना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें होनी चाहिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर आप जाइए तो पतंजलि हमारे यहाँ है, पतंजलि पीठ आप जानते हैं, कोणर में, और जिसके नाम पर आज बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उस पतंजलि पीठ को सरकार रामदेव से रॉयल्टी वसूल कर और उस कोणर का विकास करें, क्योंकि पतंजलि मेरे यहाँ पैदा हुए थे, कोणर में पैदा हुए थे। आज उनकी पीठ है वहाँ, उनसे रॉयल्टी वसूल है और हमारे क्षेत्र का विकास करें, क्योंकि हमारे नाम पे वो लूट रहे हैं। तो कभी रामदेव नहीं आए इस क्षेत्र में? एक बार चंदा लेने आए थे टॉमसन कॉलेज में और चंदे की वसूली किया, नाच गा के अरबों रुपए ले गए वो, और फिर दोबारा नहीं दिखाई पड़े। और हम आपसे बताएं अगर तो आप ताज्जुब करेंगे, जितने भी वहां चेहरे दिखाई दे रहे थे उसमें 90% ऐसे लोग थे जो अकूत संपदा दाहिने बाएं करके कमा रहे हों, व्यापार से कमा रहे हों, घटतौली कमा रहे हों, इंजेक्शन में कमा रहे हों, ऑपरेशन में कमा रहे हों। हमने वहाँ देखा ऐसे ही लोग थे व्यवस्था में, और रसीद कट रही थी बाकायदा उस मंच से। मैं पूरे समय बैठा हुआ था। क्षेत्र के लोग कभी गए नहीं बाबा रामदेव के पास पूछने? क्षेत्र के लोग जब गए, हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो गए, उनके बीवी के स्तन में कैंसर हो गया था, 3 महीने वहाँ इलाज कराए। मुझसे बात हुई तो हम कहा कहाँ ले गए हैं आप, वहाँ मार देंगे चाची को, वहाँ कुछ नहीं होने वाला कैंसर का, आप उनको बुला लीजिए। और वो फिर वापस लेके आए, बम्बई लेके गए, टाटा इंस्टीट्यूट ले गए, स्तन का कैंसर का ऑपरेशन हुआ, वो आज भी स्वस्थ गए। जाते तो हैं लोग। इनके यहाँ एक वो इनकी जो शॉप खुली हुई है, वो शॉप का जो मालिक था वो भी नहीं दवा करते करते मर गया। यही है, यह है उनके यहाँ चलता है। चलिए भाई, ये पूरी बातचीत थी गोंडा के बारे में, गोंडा के इतिहास के बारे में और गोंडा की ज़रूरतों पर। वकील साहब ने जो बताया, ये बातचीत आपको कैसी लगी? हमें एक बात छूट गई। चलिए, एक बात छूट गई है कि स्थानीय जनता ये चाहती है कि हमारा जो नेता हो, विधायक हो, वो मिलनसार हो, सरल हो, और जब पब्लिक जाए तो उसको मिलने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा होता नहीं है अभी फिलहाल, पिछले 5 साल में ऐसा नहीं था। सिर्फ ये गोंडा सदर सीट की बात कर रहे हैं कि पूरे 7 विधानसभा? नहीं, विशेषकर गोंडा सदर पर ऐसा नहीं था। तो इसको गोंडा सदर की जनता चाहती है कि हमको सुलभ, सस्ता और जब हम चाहें तब हमारा नेता मिले। ये लोगों की मानसिकता है और हमको लगता है ये ठीक भी है। तो ये बातचीत आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप चुनाव यात्रा। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे में शुक्रिया।